स्वागत है आपका। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां पंकज सिंह जी के लिए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर देखिए, मैं शुरुआत काफी और तरीके से कर सकता था, लेकिन अभी दिल्ली वासी जो हैं वो थोड़े डरे हुए हैं। 483 पहुंच गया है नंबर। तो वो कहीं ना कहीं डरे इसलिए हुए हैं क्योंकि कोविड जिस तरह से फैला था पिछली बार, तो उससे निपटने के लिए क्या पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि बहुत सारे सवाल आप लोगों ने उठाए थे जब आप विपक्ष में थे, तो किस तरह से उससे निपटना है, उसकी तैयारी पूरी है सर? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को बड़ा स्पष्ट एक बात बताना चाहता हूं कि ये कोरोना से डरने का कोई विषय नहीं है। आप 423 बोल रहे हैं, मैं 389 बोल रहा हूं, पेशेंट हैं। लेकिन कोरोना से कहीं भी कोई विषय ऐसा नहीं है जिसके लिए घबराने की बात है। एक छोटा सा माइल्ड है और ये वायरल की तरह ही सिम्टम्स अपना शो कर रहा है। तो टिल नाउ दिल्ली की जनता को कहीं भी कोरोना से कोई विषय नहीं है। बाकी हमारा स्वास्थ्य विभाग किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार है, लेकिन कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए कहीं भी डरने हड़बड़ाने की जरूरत है। सर 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड आपने पेश की है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी ने भी एक, सौरभ भारद्वाज का कहना है कि हमने भी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर दी है। सबसे पहले तो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक हमने शुरू करवाया, इतनी अच्छी योजना थी हमारी, गरीबों को इलाज मिल रहा था, आपने वही बंद करवा दी और सिर्फ नाम ही बदला है। पहली बात, मैं इन लोगों का नाम लेना नहीं चाहता हूं। दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने अन्याय, धोखा, सिर्फ अन्याय और धोखा और झूठे ख्वाब दिखाए हैं। लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन्होंने सिर्फ लूट खसोट के सिवा कुछ नहीं किया है। कोई डाटा इनके पास ऐसा हो कि इन्होंने इलाज किया है? किराए पे इनके सेंटर चल रहे थे जिसमें इलाज के नाम पे कुछ नहीं होता था। दूसरी बात, हमने जो भी अपने आयुष्मान मंदिर बनाए हैं वो अपनी दिल्ली गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे बनाए हैं। वो उनका नारा है कि उनके प्रॉपर्टी, जो उनके मोहल्ला क्लिनिक क्या है जी? वो तो टीन के डब्बे जैसे बने हुए थे। आप आइए, मैं आपको का स्वागत करूंगा, आपको बुलाना चाहता हूं। मीडिया बंधु को सबको कहता हूं, आए और देखिए हमारे आयुष्मान मंदिर कैसे होने चाहिए। और दूसरी बात, सौरभ जी से पूछिए कि मोहल्ला क्लिनिक किस लिए बनाया गया था। मोहल्ला क्लिनिक मतलब, आयुष्मान मंदिर मतलब प्राइमरी सेवा। दिल्ली की जनता 60 से 70% प्राइमरी सेवा के लिए परेशान ज्यादा होती है। हमने आयुष्मान मंदिर के माध्यम से दिल्ली की जनता को हर कोने पे ऐसा हॉस्पिटल बना के दे रहे हैं जिसमें प्राइमरी सुविधा रहेगी, इन हाउस टेस्ट रहेंगे, वहीं पे उनका इलाज होगा और वो शाम को अपने घर चले जाएंगे। हमारे में और मोहल्ला क्लिनिक में क्या अंतर है? क्योंकि मेरा मानना है कि इस लोकतंत्र में मीडिया सबसे बड़ा मजबूत नींव है जो सच्चाई को सामने रखता है। जरूर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोहल्ला क्लिनिक एंड आयुष्मान मंदिर। तो सर जरा ये भी बता दीजिए कि ये आरोग्य मंदिर और आपने बताया कि मोहल्ला क्लिनिक में क्या डिफरेंस है, उसकी क्लैरिटी से आपने बताया कि वो कैसा है, तो हम जरूर देख ही लेंगे। लेकिन वो जो डॉक्टर्स उसमें एम्प्लॉय थे, वो जो कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर्स एम्प्लॉय थे, उनको नुकसान हो रहा है, वो अब आगे क्या करेंगे? इस तरह का संकट उन पे आ गया है, उससे कैसे निपटेगी सरकार? भाई साहब, उसमें दो बातें हैं। पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं थे, वो पर पेशेंट पे थे। दूसरा बात, हम एक क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से, और उनको भी कहेंगे कि वो भी आए और उस क्राइटेरिया में फॉलो करेंगे, उन्हें भी हम रखेंगे। क्योंकि एक डॉक्टर्स को एक फिक्स अमाउंट के साथ एक स्टाफ को फिक्स अमाउंट ना मिले कि पेशेंट के हिसाब से उन्हें पैसा मिलेगा, तो इलाज क्या करेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है। वो भी आए
जो जो एलिजिबल हैं आए, उनका स्वागत है, उनको रखा जाएगा। ये एक माहौल बनाना कि उनको हटा दिया, इनको हटा दिया। दिल्ली सरकार, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की जनता को, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया था, हम उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम, अति उत्तम हो। और इस बात की गारंटी मैं आपके चैनल के माध्यम से देता हूं कि उसकी ओर अग्रसर है। इतना प्रचार प्रसार हुआ था मनीष सिसोदिया जब एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो कहा जा रहा था शिक्षा के जनक हैं। अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते थे वो कहते थे कि शिक्षा के जनक को आपने अंदर करवा दिया, बीजेपी की सरकार ने अंदर करवा दिया। तो उसकी रियलिटी क्या थी, जरा ये आप समझा दीजिए। और फिर कहीं ना कहीं अब ये भी समझ में आता है कि जो सरकारी स्कूल हैं वहां की हालत ऐसी थी, वो बहुत दावे किए गए थे कि हमने बदल के रख दिया, प्राइवेट स्कूल जिस तरह से होते हैं उससे अच्छी सुविधाएं हैं। अब सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भी वैसी ही शिक्षा मुहैया हो, उन्हें भी वैसी ही सुविधाएं मिले, उस दिशा में अब हकीकत में अगर बदलना है आपको तो किस तरह से बदल रहे हैं और कितना बदल चुके हैं? 100 दिन हालांकि बहुत कम है। देखिए, वैसे तो ये मेरा मंत्रालय नहीं है, लेकिन मैं इस पर अपनी चर्चा आपसे जरूर करूंगा। हमारी पार्टी ने हमेशा बोला कि 100 दिन में पूरा दिल्ली बदल नहीं जाएगा, लेकिन दिल्ली सुधरता हुआ, बदलता हुआ दिखेगा, जो आपके सामने दिल्ली है। एजुकेशन के मामले में एजुकेशन जनक जो आप कह रहे हैं सिसोदिया साहब, मुझे 5 हॉस्पिटल बता देना उन्होंने कौन से बनवाए हैं। पेंट कर लेते थे, पेंट करके इनॉग्रेशन कर देते थे कि हमने स्कूल बना दिया है। स्कूल का रिजल्ट क्या है 2 साल का, वो चेक कर लीजिए। देखिए, ये लोग सिर्फ झूठ बोलना और सिर्फ झूठे सपने दिखाने का काम करते हैं। प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं तो प्रोटेस्ट करना तो जाके करो ना भाई। पंजाब में जो 3 साल से कह रखा था कि हम पेंशन देंगे माताओं बहनों को, जाके वहां पे जाके प्रोटेस्ट करें। इन्होंने एजुकेशन को लेकर, पीने के पानी को लेकर, सीवरेज को लेकर 2013 के टेंडर्स आज तक सीवर लाइन नहीं डले। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बोल रहा हूं, जब प्रेसिडेंट रूल लागू था उस समय के हुए टेंडर्स आज तक उनसे सीवर नहीं डला। पता नहीं कहां ये इन्होंने क्या किया, मैं क्या बोलूं इनके बारे में। तो इनकी बातें करना बेकार है। हम दिल्ली की जनता को जो विश्वास जता रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हम उस कार्य की ओर हैं, उस काम पे लगे हुए। तो चलिए, मैंने एजुकेशन का थोड़ा हट के आपसे सवाल किया था, लेकिन अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हर कोई सोचता है कि हमें सुविधा अच्छी मिलेगी, पैसा जरूर ज्यादा खर्च होता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी कंडीशंस कैसे सुधरे, वहां पर ज्यादा से ज्यादा अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो वहां रहें, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखें। क्योंकि सैलरी एक बहुत बड़ा इशू था। जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर स्कूल आते, माफ कीजिएगा, जो हॉस्पिटल्स आते हैं, तो वो बेहतर हों, किस तरह से बेहतर हों, डॉक्टर्स पूरी लगन के साथ वहां काम करें, तो उस दिशा में सरकार क्या करेगी? देखिए, जब मैं शपथ लिया स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, हमारे पास डॉक्टरों की बहुत कमी थी, नर्सेस की कमी थी, क्योंकि इनको कोई मतलब तो था नहीं। डॉक्टर्स भी, आपका कहना ठीक है, क्योंकि ऐसा माहौल चल रहा था कि 5-6 डॉक्टर ही पूरी दिल्ली के एमएस बने हुए थे। 38 हॉस्पिटलों में सिर्फ 6 डॉक्टर एमएस के रूप में काम कर रहे थे। हमने अपने वहां डॉक्टरों से, मैं हर डॉक्टरों से मिला, पर्सनली मिला, और मैंने बोला जी आपकी जिम्मेदारी हमारी है, दिल्ली सरकार की है, आप हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, दिल्ली की जनता की सेवा कीजिए। और डॉक्टर्स अपने काम पे लग गए हैं। जो स्टाफ की कमी थी, हमने 50% स्टाफ की कमी खत्म कर दी है। अगले 1 से 1.5 महीने में स्टाफ की और भी यूपीएससी से भी 2000 मंगवा लिए, डीएसएसबी से हमारे नर्सेज भी आ रहे हैं, तो स्टाफ की कमी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, आपने पूछा हेल्थ को कैसे सुधारा जाएगा, हॉस्पिटल्स को। आप अभी हमने एक बहुत बड़ा इनॉग्रेशन भी किया था, हमने, हमारी मुख्यमंत्री ने, जेनेटिक के ऊपर। तो पूरे भारत में 4 जगह होता है, उसमें से एक हमारा भी है, एलएनजेपी में है। आपके मीडिया बंधु भी गए थे, वहां चेक करके आए तो उन्होंने रिपोर्ट भी दिया था। हेल्थ सेक्टर में 24 ऐसी बिल्डिंग हैं जिन्होंने खड़ी कर रखी है 2015 से, 2016 से, और उसमें करोड़ों रुपए लगा के वो बिल्डिंग खड़ी है, सिर्फ कुछ काम करने लायक नहीं है। इस 100 दिन के अंदर
चाहे हम दिल्ली गवर्नमेंट के हमारे जीबी पंत हो, चाहे हमारा एलएनजेपी हो, चाहे हमारा दीनदयाल हो, चाहे हमारे सोसाइटी हॉस्पिटल्स हो, कैंसर सोसाइटी हॉस्पिटल्स हो, मैं तो कहता हूं कि आप जाइए और निकालिए कमी कि 100 दिन में अंतर है कि नहीं है। मैं ये कहूंगा कि पूर्ण अंतर हो गया है, ये गलत है, लेकिन अंतर आपको दिखेगा। पंकज सर देखिए, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जब मैं दिल्ली की सड़कों पर निकलता हूं गाड़ी लेकर, जैसे ही एम्बुलेंस का सायरन पीछे से सुनाई देता है, बड़ी बेचैनी सी होती है। लगता है कितनी जल्दी आप साइड दें और ताकि एम्बुलेंस जो है वो क्रॉस करे। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान हमने देखा था एक येलो लेन बन गई थी, उसमें आप दाखिल नहीं हो सकते थे, या तो खिलाड़ियों को लेकर जाती थी, एम्बुलेंस के लिए अच्छा बन गया था वो रास्ता। दिल्ली जितना ट्रैफिक की समस्या, बॉटलनेक्स, बहुत सारे पुलों का निर्माण हुआ, बहुत सारे ब्रिजेस बने, वो सब ठीक है, लेकिन बॉटलनेक्स अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। एम्बुलेंस, बहुत सीरियस पेशेंट्स उससे जा रहे होते हैं, तो वो अगर वो येलो लेन वाला सिस्टम, क्या उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत है, कोऑपरेशन पूरा नहीं मिलता, किस बात का डर है, वो क्यों नहीं लागू किया जा सकता, जरा वो समझना चाहेंगे आपसे। मैंने ये तो कहा नहीं कि लागू नहीं किया सकता, लेकिन अभी दिल्ली एक कंजेस्टेड जाम के रूप में कन्वर्ट हो गई है। हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं और अगले 100 दिन में मेरा टारगेट है कि वो जो जाम क्यों रहता है दिल्ली के अंदर, पहले तो उसके ऊपर काम करें और एम्बुलेंस के लिए व्यवस्था करने का बिल्कुल हमारे मन में प्लान है। येलो लाइन के रूप में या किसी और रूप में बहुत जल्दी करके आपको बताएंगे। हमने ट्रांसपोर्ट डिवीजन ने स्पष्ट एक इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस जारी करने वाली है कि एम्बुलेंस को जगह आपको देनी पड़ेगी, नहीं देने पे आपको उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। अब 100 दिन के अंदर सब चीज हो जाएगा, ये बड़ी मुश्किल काम था, लेकिन दिल्ली सरकार, भारतीय जनता पार्टी आपको प्रॉमिस करती है कि दिल्ली में जाम को भी कम करेंगे। हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, और साथ में एम्बुलेंस को कैसे व्यवस्था दी है, जो आपकी बात थी, उस पर भी काम करें, वो आपको जल्दी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जरा तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये तो बड़ी पॉजिटिव सोच की बात है और ये प्रॉमिस कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं मंत्री जी, तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जल्दी उसे लागू भी करेंगे। सर, थोड़ा सा अगर अंदाजा देते आप कि उस दिशा में कैसे प्लान कर रही है सरकार, कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा, कुछ तो आपकी बातचीत हो रही होगी, थोड़ा सा एक अंदाजा अगर आप दें तो। हम लोग अंदाजा नहीं देते साहब, पूरा करके आपके सामने लाएंगे और बताएंगे। चलिए ठीक है, एक और डिपार्टमेंट आपके जिम्मेदारी है, परिवहन। तो वो ई बसेस की दिशा में कि बसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक हों, उस दिशा में जरा बताइए कि क्या सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। परिवहन जो सुविधा है, डीटीसी, बहुत दावे ये भी किए गए थे, केजरीवाल जी ने तो महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का प्रावधान कर दिया था, तो उस दिशा में कैसे काम हो रहा है। तो महिलाओं का तो हमने पहले दिन से कहा था कि जो महिलाओं के लिए फ्री है वो रहेगा, उसमें कहीं कोई विषय नहीं था। जहां तक पॉल्यूशन को लेकर ईवी के ऊपर हमारी सरकार सजग है और उसके ऊपर काम कर रही है। ईवी पॉलिसी भी हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। इलेक्ट्रिक बसें, जैसे जैसे सीएनजी की जो गाइडलाइंस है, सीएनजी की टाइमलाइन पूरा खत्म होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी बसें आती जा रही हैं। जैसे इस महीने हम 9 मीटर की बसें ला रहे हैं, 9 मीटर की वो बसें ला रहे हैं जहां तक बसें नहीं पहुंच पाती थी, वहां तक बसें ले जाने का हमारा प्लान है। तो वो 9 मीटर की बसें भी हम लेकर आ रहे हैं और इस महीने लगभग 800 से 900 इलेक्ट्रिक बसें और चालू हो जाएंगी, और जैसे जैसे सीएनजी वाली बसों का टाइम बॉन्ड पूरा होता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक बसें लगती जाएंगी। मेरा मानना है कि 2025 खत्म होते होते लगभग 2500-2600 हमारी इलेक्ट्रिक बसें चालू हो जाएंगी। मेरा आखिरी सवाल है पंकज जी आपसे, वो ये कि 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड आपकी सरकार ने पेश किया है और बहुत सारे वादे हैं उसमें, माँ यमुना एकदम क्लीन होगी ये वादा किया है, और बहुत सारे आश्वासन और भी हैं, सोलर की इलेक्ट्रिसिटी की बात हो या फिर रोड्स की बात हो, आपने खुद कहा एम्बुलेंस वाला मामला सॉर्ट आउट होगा। अगर हम फिर 100 दिन बाद आपसे मिलते हैं, तो जो आप वादे कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से उनको मुमकिन करके दिखाएगी आपकी सरकार, प्रतिबद्ध है उस दिशा में। सर, हम जिसके सिपाही हैं ना, वो अपने वादों पे खड़े उतरते हैं। उनका नाम है नरेंद्र सिंह मोदी। तो वादा दिल्ली को मेरे प्रधानमंत्री ने किया है और हम उनके सिपाही हैं। जो वादा वो किए हैं वो वादे पूरे होंगे। थैंक यू सो मच सर, जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच सर।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं अनुरोध करूंगी आप प्लीज मंच पर बने रहें और एक बार मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे रोविंग एडिटर प्रतीक त्रिवेदी जी, वो मंच पर आएं और हमारे खास मेहमान को धन्यवाद दें।